नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो डीडी न्यूज़ पर, जो कि है बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसी रही इस हफ्ते बाजार की चाल। सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। हमने देखा कि बीएसई का सेंसेक्स पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। ऐसे में रिटेल जो निवेशक है वो मार्केट में नया निवेश करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की सोच रख रहे हैं और क्या आपको एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? हम इन्हीं बातों पर आज करने वाले हैं चर्चा। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि आपके अपने एफआईआईज जो हैं वो एक बार फिर से भारतीय बाजारों का रुख करने लगे हैं। नई सरकार बनने के बाद जो निवेशकों का जो सेंटिमेंट है उसमें सुधार आया, रैली देखने को मिल रही है। और जब से अनाउंसमेंट हुई है यानी कि 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश होना है, कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में, आने वाला जो हफ्ता है इसमें कंपनी अर्निंग्स भी आने वाली है, इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप इनके जवाब जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा हाल, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल और कहाँ निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर आपको देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मार्केट विशेषज्ञ जुड़ेंगे। और साथ ही आप अपना सवाल पूछने के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका तारुफ एक बार जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर NG महेश्वरी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट फेयर साइड ग्रुप, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक बजाज साहब, को फाउंडर स्टॉक एज एंड शेयर मार्केट एनालिस्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है संडे सुबह। और सबसे पहले महेश्वरी साहब, क्योंकि हमने देखा एक ज़बरदस्त रैली देखी गई पिछले हफ्ते, 80,000 का वो बहुत बेहतरीन लेवल मार्केट ने क्रॉस किया है। आने वाला हफ्ता करेक्शन वाला रहने वाला है क्या? देखिए, दो चीजें हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो एफएफआई ने पहली बार काफी दिनों बाद इस वीक में करीब 7,000 का इन्वेस्ट किया है। अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो पहली बार ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हुई है। तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। जीएसटी कलेक्शन या बाकी कलेक्शन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जो अगर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स की बात करें तो उसके चलते हुए मार्केट बहुत बुलिश है। लेकिन इसमें तीन अहम मुद्दे हैं। एक तो बजट का इम्पेंडिंग डेंजर होता है कि अगर मार्केट इतनी चल रही है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी टेम्पटेड, उनको लालच हो सकता है कि कुछ यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू निकाली जाए, उसमें एसटीटी भी बढ़ सकती है या कैपिटल गेन्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है। दूसरा जो इशू है कि जब मार्केट, जैसे आपने बोला, पहली बार सेंसेक्स 80,000 पे आ गया है, या अगर हम मिड कैप की बात करें तो उन्होंने पिछले साल करीब 67% का रिटर्न दिया है। तो उसके चलते हुए लोगों को लगता है कहीं ना कहीं करेक्शन की गुंजाइश है। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो और निफ्टी 100-200 पॉइंट तेजी होने के बाद एक करेक्शन के लिए ड्यू है। तो मैं इसको कंसोलिडेशन फेज की बात करूंगा। यहाँ पर लोगों को कंसोलिडेट करनी चाहिए, अपनी होल्डिंगों को रिशफल करने की चाहिए, एक बार देखना चाहिए किसमें रिटर्न आई है, किसमें नहीं आई है, और अगर कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग का उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दे शुड गो फॉर द प्रॉफिट बुकिंग। हमारे साथ हमारे दूसरे एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जून में हमने देखा, हालांकि जून की बात मैं क्या करूं, लगातार जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इक्विटी की तरफ निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में कंपनी अर्निंग्स का भी महीना है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। नए निवेशक जो पहली बार एंट्री करना चाहते हैं बाजार में, इज इट द राइट टाइम? एक्चुअली निवेशक जो वर्ड है ना, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नए लोग जो आते हैं वो 4 दिन 5 दिन का इन्वेस्टमेंट को निवेश मान लेते हैं। सो ट्रेडिंग करने आए कि इन्वेस्टिंग करने आए, और इन्वेस्टिंग के अंदर में कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, कॉन्सेप्ट होता है शेयर बाजार में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि उसके बारे में बातचीत बहुत होती है, बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जो बड़े लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं शेयर बाजार से, उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, इसीलिए वो कमा पाते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसा कि मशहूरी साहब ने भी कहा ना, कि अभी मार्केट डेफिनेटली काफ़ी बढ़ चुका है और एक ड्यू है करेक्शन के लिए। इलेक्शन का रिजल्ट के बाद करेक्शन आया था, बट उसके बाद में वो रिवर्स हो गया था फॉर द रीज़न वी ऑल नो। तो एक एक्सपेंसिवनेस है मार्केट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी लो है। तो नए निवेशक अगर आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो आप लंबी अवधि के लिए कोई भी शेयर अगर आप ले रहे हैं तो होल्ड कर रहे हैं, अगर आप सही मायने में निवेशक है तो। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आई थिंक इससे अच्छा मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं हो सकता है, जहाँ पे दोनों तरफ का मूवमेंट आपको मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आप काम कर रहे हैं तो कुछ ज़बरदस्त मोमेंटम कुछ स्टॉक्स के अंदर में है, जहाँ आप पार्टिसिपेट हमेशा कर सकते हैं।
बट ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें। इट इज़ लाइक जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज इक्वली इंजीरियस टू हेल्थ। बहुत अहम बात आपने कही है, लेकिन मैं यही भी जानना चाहूँगी आप दोनों से इस पर एक इनपुट, क्योंकि आने वाला जो हफ्ता है वो कंपनी अर्निंग्स का है और 11 जुलाई को माना जा रहा है कि भाई टीसीएस अपने नतीजे घोषित करने वाली है। ख़ास तौर पर अगर हम आईटी कंपनीज को देखें तो अच्छा साल रहा उनका 2000, अगर हम 23 के अमूमन अप्रॉक्स परसेंटेज को देखा जाए। आप दोनों से एक आउटलुक आईटी सेक्टर पर, सबसे पहले महेश भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आईटी सेक्टर ने पिछले एक साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर हम टॉप 20 सेक्टर्स की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस टॉप से 16th है। इसका मतलब है 15 और सेक्टर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 महीने में ऑलरेडी ओवरड्यू है इसकी टॉप परफॉर्मेंस। बट ये यूएस इलेक्शन से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जब यूएस इलेक्शन होता है तो वहां पर भी लाइक मेक इन अमेरिका, सेल इन अमेरिका की बात होती है और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया जो है उनकी आईटी इंडस्ट्री को कैप्चर कर रहा है। और आप देखेंगे पिछले 10 साल के इतिहास में कि इलेक्शन स्पीच में कहीं ना कहीं बेंगलोर और हैदराबाद और कैसे उन्होंने आईटी इंडस्ट्री से पैसा इंडिया में मूव हो रहा है उसकी बात होती है, कहीं पे टैक्सेशन की बात होती है। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है जितना तेजी से सेक्टर को परफॉर्म करना चाहिए था उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट पोस्ट इलेक्शन अगर आप 6 महीने से लॉन्ग, जैसे अभी बताया हमारे यंग दोस्त, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जिस ढंग से अगर सेक्टर की बात करें तो पोस्ट 6 मंथ, अगर आपकी 1 साल 2 साल की आपकी तेजी का है, आपका इन्वेस्टमेंट का एक टाइम है, लॉन्ग होराइजन है, तो आपको आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जस्ट 6 महीने के लिए लेकर बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास और बहुत बेटर सेक्टर्स हैं। तो आईटी को हम फिलहाल 6 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। और विवेक जी आपका इनपुट क्या रहेगा आईटी को लेकर? प्रीटी मच सेम लाइन में है। देखिए, शेयर बाजार जो है वो अर्निंग्स को फॉलो करता है और आईटी सेक्टर्स के आप पिछले क्वार्टर्स, कुछ क्वार्टर्स के अर्निंग, ईयरली अर्निंग देखेंगे तो कोविड के बाद एक उछाल आया था, एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई थी, बट उसके बाद से दे हैव नॉट डन मच। जी। ऑब्वियसली यूएस का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कि वहां से डिमांड नहीं जनरेट होती है तो यहाँ पर उसकी तकलीफ होती है। और अभी जो नया वर्ल्ड है एआई एमएल का, जहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, आप जितने भी आईटी कंपनीज हैं उनकी कमेंट्री सुनिए कि दे आर रिक्रूटिंग लेसर लेसर पीपल नाउ। और तो लेऑफ्स भी हो रहे हैं उसमें। लेऑफ्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो आई थिंक कॉन्ट्रेरियन बेट लिया जा सकता है, बट इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म। इट कैन नॉट बी कि आपने आज डाल दिया और इस क्वार्टर का रिजल्ट में आपको मुनशॉट्स दिखने जी। लगे और आपने पैसे बना लिए। मुश्किल लग रहा है जी। मुझे, आईटी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होगी। चलिए, तो और भी बहुत से सेक्टर्स है, खासतौर पे एफएमसीजी को लेकर बात करेंगे। आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे इस खास शो पर और लगातार आपकी कॉल्स का भी इंतजार है। बाजार इस हफ्ते में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में। हमारे साथ दो जाने माने स्टॉक एनालिस्ट महेश भाई साहब और विवेक जी जुड़े हुए हैं और पहला कॉलर भी हमारे साथ इस शो पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, पूछिए सवाल। नमस्कार, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ। मुझे GSFC और GMTC के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है। एक बार दोनों कंपनी का फिर से बताएंगे।
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट। महेश्वरी साहब। देखिए, जब भी बजट होता है मैंने देखा एग्री और फर्टिलाइजर और रेलवे, ये 3 सेक्टर ऐसे होते हैं जो बजट डार्लिंग होते हैं। लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि फार्मर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनको बजट पे कुछ ना कुछ लुभावना, टेम्पटेशन या कोई ना कोई छूट या डिडक्शन या एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाली है, और ट्रेन्स में नेचुरली अनाउंसमेंट्स होने वाली है। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है फर्टिलाइजर्स पे शॉर्ट टर्म्स के लिए 15 से 20 दिन के लिए बड़ी अच्छी कॉल ली जा सकती है। और ऐसे ही जो दूसरा शेयर बताया है, मुझे लगता है कि अभी उसमें बने रहने में ही फायदा है। अभी फर्टिलाइजर्स और रेलवे, अगर आपको शॉर्ट टर्म बजट पे खेलना है तो फर्टिलाइजर्स एंड रेलवे एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये 15 दिन के लिए आप ले सकते हैं। बाकी शेयर्स में मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जिट करो, बट एक्सपोजर नहीं लेना है। कंसोलिडेशन फेज है, आप अपने उसमें बने रहिए, लेकिन लिमिटेड उसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। विवेक जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि एफएमसीजी के बारे में चर्चा करूंगी, और अब जो भी एक रिपोर्ट आई है क्रिस्टल की, उसमें साफ तौर पर ये माना गया है कि जो ग्रामीण, यानी कि अगर हम रूरल उसकी खपत देखें तो वो ज़्यादा है, और शहरी खपत भी स्थिर बनी हुई है। उसकी वजह से रेवेन्यू लगातार जनरेट हो रहा है सेक्टर में। तो एफएमसीजी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? क्या पोर्टफोलियो का रुतबा बढ़ाने के लिए एफएमसीजी को शामिल किया जाए? या मुझे पर्सनली लगता है कि इस बार का आने वाला 4-5 साल के अंदर में रूरल इकोनॉमी विल बी लॉट ऑफ फोकस ऑन द गवर्नमेंट। आई थिंक वो एक एरिया है जहाँ पे शायद थोड़ी चूक रह गई होगी, इसलिए वो एरिया ग्रो भी नहीं किया था इंडिया में 3-4 साल से। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इम्पेटस आएगा कि रूरल एरिया को अपलिफ्ट करे, चाहे वो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। अभी तो इस बजट में पता लगेगा कि क्या किस तरह का अप्रोच रहेगा उनका। तो एफएमसीजी का वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज ऑब्वियसली जब रूरल इकोनॉमी रिकवर कर दिए। आई थिंक अर्बन के अंदर में डिस्रप्शंस चल रहे हैं, वहाँ पे नए नए ब्रांड्स उभर के आ रहे हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज टू ग्रो फॉर बिग टाइम है, जैसे हिंदुस्तान लीवर वगैरह है। ये सब वाइट एलिफेंट्स हैं, ये आपको नॉमिनल रिटर्न देंगे, नॉमिनल ग्रोथ करेंगे, बट क्या इनसे एबनॉर्मल ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए? शायद नहीं। बट वो स्पेशलाइज्ड एफएमसीजी प्लेयर्स हैं जो रूरल में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। आई थिंक अगर पैसा बनाना है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वाले कंपनीज को ढूंढनी चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन द बिग वंस। अगर कुछ अंडरडॉग्स की हम बात करें जिस पर लगातार सरकार का फोकस है, महेश्वरी साहब, अगर हम टॉय इंडस्ट्री को ओवरऑल लें, हमने देखा कि जो 15वां टॉय बिजनेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो है, उसका आयोजन कल से शुरू हुआ है, और टॉय इंडस्ट्री को लेकर प्रधानमंत्री का काफ़ी फोकस रहा है। और हमने मन की बात में कई तमाम बातों के बारे में ये सुना कि वो इस इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। उस लिहाज से अगर हम शेयर मार्केट को भी देखें, कुछ ऐसे तमाम स्टॉक्स या फिर हम रिपलिंग इफेक्ट्स मान सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के? देखिए, बहुत ही अच्छा सेक्टर है, और वर्ल्ड ओवर इसकी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर हम ओवरसीज मार्केट की बात करें तो अभी बच्चों के ऊपर 10 से 12% जो खर्चा है, एजुकेशन के बाद बच्चों पे जो खर्चा है 10 से 12% खर्चा खाली टॉयज बाइंग पे हो रहा है। अभी ओवरसीज इन मीटिंग्स, बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग्स में मैंने देखा कि वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जब भी मार्केट जाते हैं, मे बी 1 वीक जाए, 15 दिन में जाए, तो 1 या 2 टॉय खरीदना एक नॉर्मल परंपरा है। इसके चलते हुए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मार्केट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आइडिया बिकता है। इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसी क्रिएटिविटी की ही जरूरत है, और जो इंडिया में काफी ज्यादा है, अवेलेबल है। और मैं मान के चलता हूँ गवर्नमेंट ने सही टाइम पे सही लिया। और हमारा अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो पहले हमारी ओवरऑल डिपेंडेंसी टॉयज इंपोर्ट पे थी। अगर हम कंप्यूटर्स के बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था, ऑफ कोर्स एडिबल ऑयल, हम पेट्रोलियम की तो बात नहीं करें, जो नॉर्मल कंज्यूमर आइटम्स है, उसमें सेकंड आइटम जो थी वो टॉयज की थी, जो कि कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट का सपोर्ट है। PLI की भी बात हो रही है। उसके चलते हम चाहते हैं कि टॉय इंडस्ट्री को अगर इंडिया डेवलप कर सकता है तो डिफेंस के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर जो नया उभरने वाला है वो टॉय का है। एंड मैं इससे पूरी सहमत हूँ, लेकिन इसमें लिस्टेड स्पेस में कोई ज्यादा टॉयज की अभी कंपनीज अवेलेबल नहीं है। स्टार्टअप में कुछ अवेलेबल है, कुछ SME में अवेलेबल है। मुझे लगता है जैसे जैसे परिपक्व होगा, जैसे जैसे इस सेक्टर में मैच्योरिटी आएगी, तो मुझे लिस्टिंग स्पेस पे भी इसमें कुछ अच्छे कंपनियां देखने को मिल पाएंगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, DM काला साहब जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। पूछिए सवाल DM साहब।
हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी पूछिए सवाल। हाँ, स्टेट बैंक में क्या इस प्रेजेंट लेवल पे एंट्री करना ठीक है? स्टेट बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं विवेक जी? हाँ, प्रेजेंट लेवल में। देखिए, स्टेट बैंक को मैं मदर स्टॉक बोलता हूँ। स्टेट बैंक एक माँ की तरह है और जिसके बच्चे जितने भी हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं और वैल्यू अनलॉकिंग लाइफ टाइम उसमें होती रहेगी। तो स्टेट बैंक को आप कभी भी टाइमिंग मत करिए, उसको बस लेते रहिए क्योंकि ये आपके लिए नहीं, ये आपके बच्चों के लिए है जो कि लाइफ टाइम बाइंग स्टॉक है। खुद का तो बिजनेस अच्छा है ही, पीएसयू बैंक्स ऑब्वियसली हैव डन गुड, काफी बैलेंस शीट क्लीन हो गई, स्टेट बैंक ग्रोथ भी दिखा रहा है। बट उसके अलावा उसकी जो सब्सिडरीज है उसके अंदर जो कंपनीज हैं जो धीरे धीरे वैल्यू अनलॉक होंगी उनके अंदर में, वो वैल्यू क्रिएटर है। तो सोचिए मत ज्यादा, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टॉक, इट इज लाइक अ कंपनी विच हैज मेनी कंपनीज इनसाइड। ये आपने जो बात कही ना, इसी पे मैं ऑटो सेक्टर को जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम बड़े दिग्गज ब्लू चिप कंपनीज की बात करते हैं ऑटो के, जो महंगी वैल्यूएशंस के, लेकिन जो उसके एंसिलरीज हैं यानी ऑटो एंसिलरीज, टायर इंडस्ट्री है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाई अगर किसी के पास उतना अमाउंट कॉर्पस नहीं है कि वो बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कर पाए, लेकिन इस तरह की एंसिलरीज जो होती हैं अलग अलग बड़े स्टॉक्स को लेकर, उसमें निवेश करना कितना बेहतरीन विकल्प हो सकता है एक निवेशक के लिए? ये दो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। वन इज यू वांट टू इन्वेस्ट उन्हीं कंपनीज में जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं। जैसे अब रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो, या ऑटो की भी बात करें तो आप मारुति में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो एक्चुअल में गाड़ी बना रहे हैं जी। और दूसरा थॉट प्रोसेस है कि मैं जो गाड़ी बनाने वाला उसमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसके पार्ट सप्लाई करने वाले में इन्वेस्ट करूंगा। दोनों फिलोसॉफी बहुत डिफरेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद कि आपके पास पैसे कम है तो आप मारुति में नहीं डालेंगे, आप कहीं और डालेंगे। वो तो प्राइस के कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि मारुति बहुत महंगा हो गया क्योंकि 12,000 का हो गया। बट दोनों फिलोसॉफी बहुत डिफरेंट है और दोनों अपने आप में सही है, राइट? कई लोग हैं जो रियल एस्टेट कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करते हैं बट सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, जो एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर है, सैनिटरी वेयर, वो सब में कर देंगे इन्वेस्टमेंट। तो दोनों वर्क करता है। इनफैक्ट मुझे सेकंड ज़्यादा प्रेफरेंस होती है बिकॉज उनमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जो मेन कंपनी होते हैं उनमें कई बार बिजनेस साइकिल्स के कारण डिग्रोथ आ सकता है, बट एंसिलरी जनरली ग्रो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और फास्टर ग्रो करते हैं। चलिए, और साथ ही वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कॉन्ट्रा फंड को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही है। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही है और यहाँ पर निवेश की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, इस पर करेंगे बात वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर स्वागत। हमारे साथ 2 स्टॉक एनालिस्ट जुड़े हुए हैं बाजार इस हफ्ते के इस खास शो में। विवेक जी हैं, महेश्वरी साहब है। महेश्वरी साहब, कॉन्ट्रा फंड को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि भाई एक मुश्त पैसा डालिए या फिर आप महीने के हिसाब से निवेश कीजिए, तो यहाँ पर इस फंड ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार लोगों को लखपति बनने का बहुत शौक है, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है और कॉन्ट्रा फंड तमाम जो अन्य म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे कितना अलग है? देखिए, जहां तक हमारा चैनल है और जो हमारी कंसंट्रेशन है, जो हम चाहते हैं, हम निवेशक के हिसाब से चाहते हैं, ना कि स्ट्रेटेजी जो कि ट्रेडिंग पे प्रोत्साहित है। जो कॉन्ट्रा वाली बात है हम उसको हाई स्पेकुलेटिव एनालिसिस मानते हैं, हाई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी मानते हैं, और उसके चलते हुए हम आम निवेशक, हम जब यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम उन निवेशकों की बात कर रहे हैं जो मार्जिनल हैं, स्मॉल हैं, जो अभी इस लाइन में जुड़ रहे हैं। जो एकदम एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको सारी नॉलेज है तो वो समझते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जो जहां तक कॉन्ट्रा है वो उस लेवल की स्ट्रेटेजी है जब आदमी पहले कैश मार्केट को थोड़ा समझता है, फिर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स को समझता है, उसके बाद वो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल ले सकता है। तो मुझे चलता है
इस चलते हुए हमें निवेशकों को उससे थोड़ा कॉशन पे ही देके रहना पड़ेगा। अभी हमने देखा है कि कई फंड्स में फ्रंट रनिंग की भी बात हुई, कई फंड्स में ड्यूबियस तरीके से जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट हुई उसकी भी बात हुई। इसके चलते मुझे लगता है एट दिस लेवल इट इज नॉट द राइट फोरम टू डिस्कस मच ऑन द कॉन्ट्रेरियन कॉल्स। 1-to-1 अगर कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टर है उसको डिस्कस करना है तो वो पर्सनली डिस्कस कर सकता है, बट मुझे लगता है पब्लिक चैनल पे इनका कोई ज्यादा रूल नहीं है। चलिए, अब 23 तारीख को यूनियन बजट पेश होना है विवेक जी, इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? पॉपुलिस्ट बजट रहेगा, रिफॉर्मिस्ट रहेगा, और ख़ास वो सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो जब तीसरी बार सरकार बनी है तो वो फोकस में रह सकते हैं आने वाले समय में? इस बार तो आई थिंक वेट एंड वॉच ही रहना चाहिए, बिकॉज क्या स्टांस होने वाला है, क्या वो सेम मोमेंटम प्रो रिफॉर्म्स का कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली धक्का तो लगा ही है करंट गवर्नमेंट को। तो आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि ये क्या डीएनए चेंज होने वाला है। और आई थिंक जो सेक्टर्स इंडिया का डेमोग्राफी और मैक्रोस के अराउंड में है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियलाइजेशन, अब इसमें गवर्नमेंट नहीं कुछ करना चाहेगी कि फाइनेंशियलाइजेशन का जो पेस है वो स्लो हो जाए, तो वहां पर डेफिनेटली पैसे जाएंगे, इन्वेस्ट होंगे। जैसे बैंकिंग है तो वो तो कंट्री का दिल है, तो आज बजट में कुछ भी हो जाए बट बैंकिंग तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी है, तो वो तो चले गए। तो मुझे लगता है कि फोकस शुड नॉट बी ऑन स्पेसिफिक सेक्टर अभी फॉर द टाइम भी, आने दीजिए बजट, उसके बाद एनालाइज करेंगे। अभी फोकस शुड बी जो टॉप 10,000 फीट से जो सेक्टर्स है जो अच्छे ही हैं, इंडिया का डेमोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। महेश्वरी साहब, ख़ास तौर पर क्योंकि आने वाला जो ये पूरा महीना है जिसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन तमाम फैक्टर्स को लेकर किस तरह का कॉल निवेशक ले सकते हैं? क्योंकि बजट की हमने बात की, FIIs की बात हम कर रहे हैं, कच्चे तेल के भाव में भी रिबाउंड देखा गया, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं अगर अमेरिकन बाज़ारों की बात की जाए वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और देखिए, मैंने जैसे ओपनिंग रिमार्क में ही बताया कि कंसोलिडेशन फेस है और इस समय कोई एग्रेसिव बाइंग की जरूरत नहीं है। जहां तक बजट की एक्सपेक्टेशन है, देखिए बजट में जो कहीं ना कहीं एक चीज की डेफिसिट नजर आई लोगों को, जो समझ आया कि सोशल सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है उसको गवर्नमेंट को और बढ़ाना पड़ेगा। चाहे हम वो अग्निवीर की बात करें, चाहे एनपीएस की बात करें, चाहे कहीं पे ओपीएस की बात हुई, अल्टीमेटली कहीं मिसिंग है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके पास जो सोशल सिक्योरिटी है वो अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए नेचुरली हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब रिसोर्सेज इकट्ठे कैसे होते हैं? ऑलवेज ए बैलेंस, इट इज ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ, कि हमें कहीं से पैसा इकट्ठा करके कहीं ना कहीं पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें कैपिटल मार्केट का क्या रूल होने वाला है। जहां तक ऑफिशियली हम बात करें तो ऑफिशियल सेक्टर है, परफॉर्मेंस सेक्टर है, उनमें सारों में पैसा एज इट इज मिलता रहेगा। जहां तक हम बात करें लाइक अमरावती कैपिटल्स की बात करें या बिहार की बात करें या उनके स्पेशल पैकेज की बात करें, उनके लिए भी हमें पैसा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कहीं चलते हुए अगर मार्केट में लग रहा है कि इंडिविजुअल जो सेक्टर है, इंडिविजुअल जो टैक्स का सेक्टर है, उसमें शायद कोई रिबेट देने की उसमें कोई गुंजाइश है, उसमें शायद कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। जो हम इवन एटीसी की बात करें तो 2014 से अब तक उसमें चेंज नहीं हुई है, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। तो अगर वो कंपनसेट कैसे होगी? जहां तक मुझे कैपिटल मार्केट की लग रही है तो वहां हमें कोई बेनिफिट मिलता नजर नहीं आ रहा है, एंड मार्केट विल बी वेरी हैप्पी कि अगर स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी बनी रहे, अगर एजेड स्टेटस को का स्टेटस भी रहता है तो वी आर वेरी हैप्पी एंड मार्केट विल रिबाउंड। लेकिन अगर उसमें कोई एसटीटी के नाम पे छेड़ हो सकता है, उसमें इंक्रीज हो सकता है, या कैपिटल गेन्स में इंक्रीज हो सकता है, या एफएनडो के टैक्सेशन प्रणाली में कोई अंतर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि इनिशियली एक स्लाइटली झटका कैपिटल मार्केट में आ सकता है। उसके बाद नेचुरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलिए, खैर ये तो 23 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बहुत रिग्रेसिव बाइंग नहीं और एक मोमेंटम हम लगातार मार्केट में देख ही रहे हैं, और तमाम इन सेक्टर्स जिनका जिक्र आपने किया उन पर रहनी चाहिए निवेशकों की नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका और महेश्वरी साहब आपका सुबह सवेरे इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तमाम सेक्टर्स और जिस तरह से हम लगातार ये शो लेकर आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस शो में कोशिश यही रहती है कि बाज़ार से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं और सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारियां वो हम आपसे साझा करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में, और जो सवाल आपके मन में उनके संजोग को रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।